दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना एक जर्नी ऑफ इंग्लिश शुरू किए हैं, जो आपके लिए स्पेशली बिहार STET, KVS, NVS, CTET, UPTGT तथा जितने भी बोर्ड एग्जाम है जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, उन सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए जो ग्रामर है वो कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है आपके लिए। और हर टॉपिक को, हर पॉइंट को बिल्कुल ही आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है विथ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका डेफिनेशन देख चुके थे। आज हम लोग काइंड ऑफ नाउन देखेंगे। तो यदि हम नाउन की बात करें तो हम कल समझ गए थे कि नाउन क्या होता है और इसको हम डिफाइन कर चुके थे। तो आज हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों, नाउन का बहुत से क्लासिफिकेशन है। यदि मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा सा अलग ही इसका क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल की बात करें तो वो भी डिफरेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को पढ़ना। उसी से ही हमारा इंग्लिश का बेस स्ट्रांग होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज classified into 5 groups according to traditional grammar. नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है परंपरागत व्याकरण के अनुसार। दे आर आपका प्रॉपर, कॉमन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों, नाउन हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रूल्स बनाएंगे नाउन्स का। हम जब भी कुछ भी पढ़े, चाहे आप सेंटेंस पढ़िए या फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़िए, पैसेज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद होते हैं उनको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक सेंटेंस होता है तो उसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के अनुसार करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका क्लियर होगा, जल्दी से लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहां पे है कि सी हैज डन हर वर्क, सी हैज डन हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो यहां पे हम हैज का ही प्रयोग क्यों किए हैं, यहां पे हम वर्ब 3 का ही प्रयोग क्यों किए हैं। यदि हम इसको यहां से हटा दें और आपके सामने हैज या हैव हम ऑप्शन दें, तो आप इस सब्जेक्ट को देखिएगा, इसके नंबर को देखिएगा, तब आप यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 3 का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब 3 आता है। तो कोई भी एक चीज हम पढ़ेंगे अलग अलग, उसको बांट कर, तो सीखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, कंप्लीमेंट समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कॉमन नाउन से। तो जो पहला नाउन पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नाउन पढ़ेंगे, और विश्वास कीजिए इस चैप्टर में आप बहुत से नए चीजों को सीखेंगे और अभी तक जो आप परंपरागत तरीका से जो नाउन पढ़े हैं बिल्कुल ही उससे अलग कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप और से ही देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन मीन्स होता है सामान्य। कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। तो ये जो नाउन होगा ये किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा और न ही यह आपका पदार्थ का बोध कराएगा, न ही किसी भाव का बोध कराएगा। ये बस किसी एक ही ग्रुप के सारे लोगों का बोध कराएगा। जैसे हम यदि कहे पिता, तो इस संसार में जितने भी पिता के ओहदा पे हैं, जो किसी बच्चे के फादर हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे, जो रिलेशन हो गया। यदि हम कहे डॉक्टर, तो जितने भी इस पेशा में है इस संसार में, उन सारे लोगों के लिए आ गया। यदि हम कहे आपका किलो, तो किलो से चाहे हम जो भी चीज वजन करते हो वो सभी चीज आ गया। तो ये जो आपका नाउन हुआ ये बहुत ही सिंपल सा है। इसको इतना याद रखिएगा कि वैसा नाउन, the noun which tells, जो नाम जो संज्ञा हमें बतलाता है, the name of any profession, किसी पेशा का नाम, व्यवसाय का नाम, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लीडर, कार्टोग्राफर, एस्ट्रोनॉट, ये सब आपके क्या है? पेशा है। किसी प्लेस का नाम, जैसे मान चलिए कि हम इंडिया में रहते हैं, तो ये क्या है? आपका कंट्री है। तो जितने भी देश है वो क्या हो गया? आपके कंट्री है। स्टेट आपकी जो राज्य हैं, कैपिटल जो राज्यों की राजधानी है। तो ये पूरे एक जैसे ग्रुप का बोध करा रहा है। प्लेस, प्रोफेशन, प्लेस, एनिमल, मेजरमेंट यूनिट। तो जो आपका मेजरमेंट यूनिट होता है, जैसे आपका किलो हो, ग्राम हो, ये जो हम जोख, मीटर हो, ये सब इसी में आते हैं। तो ये जब आप समझिएगा तो आप सिंगुलर से प्लूरल जब पढ़िएगा तो बिल्कुल आसान रहेगा। यूनिट, मेजरमेंट यूनिट एंड थिंग। तो थिंग में दोस्तों सब चीज आ जाएगा। आर्टिकल हो, इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे विच टेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले यहाँ पे द निश्चित आएगा, क्योंकि डिफिनिट हो गया, क्योंकि हम दोनों को जानकारी है इसके बारे में। टेल्स बतलाता है द नेम ऑफ द, दो बार हो गया, टेल्स अस द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय, स्थान, जानवर, मेजरमेंट यूनिट्स या थिंग। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स जोड़ सकते हैं, आप फ्रूट्स का भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और ये तो रहा आपका डेफिनेशन, लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं रखना है, हमें उसका फंक्शन देखना है, कार्य देखना है। वही फंक्शन आपको इंग्लिश सिखाएगा और आप परीक्षा में सवालों को सही से हल करने का एक सही अप्रोच सीख पाइएगा। तो जैसे आपका कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन जो आपका है ये क्या है? ये क्या काम करेगा? कॉमन नाउन का क्या काम होता है? हम बहुत दिनों से डेफिनेशन, एग्जाम्पल रटते आ रहे हैं, उससे काम बनने वाला नहीं है दोस्तों। आपको फंक्शन समझना होगा, उसका कार्य समझना होगा। तो जो आपका कॉमन नाउन है वह किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? यह सब्जेक्ट होता है जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसको हम आज डिटेल्स देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे।
और यहीं से हमारा कॉमन नाउन भी शुरू होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा यह जो आपका कॉमन नाउन होता है यह काउंटेबल होता है, याद रखिएगा काउंटेबल होता है। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? काउंटेबल होता है। काउंटेबल कहने से आशय है वैसा नाउन जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जिसके अंत में एस या ईएस जोड़ सकते हैं, तो काउंटेबल होगा। और जब काउंटेबल होगा तो इट कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग एस या ईएस। तो हम इस कॉमन नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ के दोस्तों इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो जब प्लूरल बनाएंगे तो वर्ब इसके बाद दूसरा आएगा, सिंगुलर रहेगा तो दूसरा आएगा। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों आपका एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे कहीं कहीं कनकॉर्ड भी बोला जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? कनकॉर्ड भी कहीं कहीं वो लिखा हुआ आपको मिलता है किताबों में। तो कोई अलग से चैप्टर नहीं है। यदि आप अच्छा से नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो वहीं वो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे अ टीचर एंड अ फिलोसोफर, अ टीचर एंड अ फिलोसोफर इज या आर माई फ्रेंड्स। दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी के सहायता से हम लोग सब्जेक्ट सीखेंगे। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट को भी ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले इसको लिखिए सब्जेक्ट। या देखिएगा सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या आपका प्रोनाउन होगा। नाउन इक्विवेलेंट जो भी वर्ड होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, तो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो सब्जेक्ट होता है उसका पहचानने का तरीका है कि हम देखते हैं कि हम वाक्य में किसकी बात कर रहे हैं, एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन करने वाला कौन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक टीचर की और एक फिलोसोफर की। अब यहाँ पे देखिए अ टीचर एंड अ फिलोसोफर, एक शिक्षक और एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक, इज आर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको देखना है कि एंड से जुड़ा है दो नाउन, ये भी आपका नाउन है दोस्तों और ये भी नाउन है। और देखिए टीचर एक पेशा हुआ ना, फिलोसोफर एक पेशा हुआ ना, तो नेम ऑफ प्रोफेशंस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो ये आपका टीचर है या फिलोसोफर है, यहाँ पे आपका है कॉमन नाउन। उसके अलावा एक पॉइंट था कि नेम ऑफ रिलेशन, रिलेशन का भी नाम यदि छूट गया तो आप ऐड कर लीजिएगा। रिलेशन का नाम भी दोस्तों कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ये भी कॉमन नाउन है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ग्रामर का रूल्स कहता है कि यदि एंड से दो नाउन जुड़े हो, ध्यान से देखिएगा, और दोनों के पहले ही डिटरमिनर हो, दोनों के पहले क्या हो, डिटरमिनर हो, तो उनसे दो नाउन का बोध होता है, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो यहाँ पे आपका आर सही है। क्या दोस्तों सही है? आर सही है। और यहाँ पे आपका रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक का काम कर रहा है। किसके लिए आया है? तो टीचर और फिलोसोफर के लिए आया है, क्योंकि वही लोग मेरे दोस्त हैं। टीचर और फिलोसोफर क्या है? मेरे दोस्त हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है
हम बात किसकी कर रहे हैं, टीचर की और फिलोसफर की। तो यही सब्जेक्ट है और देखिए ये आपके नाउन भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब एक से अधिक शब्द मिलकर किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे और उनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब न हो तो आपके कहलाते हैं फ्रेज। अगर सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो आपके कहलाते हैं नाउन फ्रेज। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वर्ब है और इसी का ये सब्जेक्ट है, तो ये आपका हुआ नाउन फ्रेज। देखिए दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय है बिहार एसटीटी के प्रिपरेशन के लिए। ये आप मन में मत बैठाइए कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ जाएगा, क्या होगा। आप ये कहिए खुद से कि परीक्षा उसी दिन होगा, मुझे उसके पहले तैयारी कर लेना है, अच्छा से तैयारी करना है। तो हम जो पढ़ाने का तरीका अपनाए हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, इसमें हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ लेकर चल रहे हैं कि जितना भी हमारा क्लास हो वो हमारे लिए एक पैनिसिया हो, एक रामबाण हो। हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम सारे चीज को एक साथ पढ़ेंगे। कोई चीज अलग नहीं होता है, कंपोनेंट है, उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब कोई दो शब्द मिलकर किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे और उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब ना हो तो आपका होता है फ्रेज। और जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, सब्जेक्ट का काम करता है कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, तो उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपका जो आर है, यह आपका आर जो है आपका मेन वर्ब है। इसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। आर मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और जब लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। और दोस्तों कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका नाउन और एक होता है आपका एडजेक्टिव। तो यहां आपको समझने वाला है, यदि नाउन है तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देखना है। यदि आप यहाँ पे केवल फ्रेंड्स लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका टीचर एंड फिलोसफर दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध करा रहा है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, वो क्या आएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट भी दोस्तों प्लूरल होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि यदि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इसके साथ, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अ टीचर एंड अ फिलोसफर इज या आर ऑनेस्ट, डिजॉनेस्ट, ओबेडिएंट, हेल्पफुल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड याद रखिए दोस्तों, यदि आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति तो आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन रखिए और देखिए, यदि यहाँ से आर्टिकल को हम हटा दें, एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो, तो समझिएगा हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रहा है। जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाए और सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आपका आर्टिकल हो या पोजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इसके बाद दोस्तों आता है सिंगुलर वर्ब। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। यहाँ पे है कि एक ही व्यक्ति जो टीचर भी है और दार्शनिक भी है, वो मेरा दोस्त है। अब पहले दो व्यक्ति का बोध हो रहा था, इतना याद रखिएगा, समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक और सेंटेंस लेते हैं। तो दोस्तों अब जो भी आपको पढ़ना है सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, और सिर्फ एक चीज नहीं रटना है। अभी आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि किसी वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं या वो कोई काम करता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अ रेड एंड ब्लैक काउ, अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ और भी आपको बताते हैं, क्योंकि यदि आप बिल्कुल आज तक इंग्लिश नहीं भी पढ़े होंगे ना, शुरुआत किए होंगे, तब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले वाक्यों को आप तोड़ना सीखिए। यहाँ पे आप वाक्यों को तोड़ सकते हैं दो भाग में। एक, जब हम किसी वाक्य को दो भाग में तोड़ते हैं, सेंटेंस को,
तो वो आपका एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये सब बातें। तो दोस्तों रेड एंड ब्लैक काउ, एक काली और लाल गाय, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में चर रही है, आईएनजी है तो फील्ड में चर रही है। तो दोस्तों किसके बारे में बात हो रहा है? गाय के बारे में बात हो रहा है। वो क्या कर रही है? चर रही है। तो चरने का काम कौन कर रहा है? तो गाय। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचता है दोस्तों वो आपका होता है प्रेडिकेट। तो याद रखिएगा, जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात करते हैं, व्हाट एवर वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात किया जाए वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ देखिए कि कुछ शब्द मिले हैं और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोल देंगे नाउन फ्रेज। आपको फ्रेज पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो दोस्तों यहाँ देखिए एक ये नाउन फ्रेज हो गया। अब देखिए ईज और ग्रेज, ये भी दोनों वर्ब है ना, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है? वर्ब फ्रेज है। देखिए ईज भी वर्ब है, ग्रेज भी वर्ब है, तो दोनों एक क्या काम कर रहा है? एक्शन का काम कर रहा है, तो हमारा वर्ब फ्रेज हुआ। दोस्तों जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो हमारा मेन वर्ब होता है, लेकिन एक से अधिक हो तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद वाला मेन वर्ब होता है। लिखते चलिए दोस्तों, समझते चलिए, बाद वाला क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां आप सब्जेक्ट समझे, प्रेडिकेट समझे। तो अब यहां यदि इज या आर आपके सामने ऑप्शन हो तो क्या लगाइएगा? सोचिए और बताइए, और क्यों लगाइएगा। दोस्तों यहां पे एक ही नाउन के पहले आर्टिकल है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है। एक ही गाय है जो लाल भी है और काली है, लेकिन इस ब्लैक के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर दे तो आपका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो अगर ए है तो आर लगाएंगे क्योंकि दो गाय का बोध होगा। यदि यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो सिर्फ एक ही नाउन आएगा, यहाँ पे एक ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे उत्साह को दोगुना कर देता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस की सहायता से ज़्यादा आप उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप रूल्स को समझ पाइएगा। क्योंकि रटना नहीं है, रट कर आप परीक्षा को फेस पास नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका अगला पॉइंट बताते हैं। थोड़ा इसमें भी ट्विस्ट है, क्योंकि रटिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माई सिस्टर एंड brother-in-law. My sister and brother-in-law are coming here today. यहाँ पे दो ऑप्शन है, आर या इज। जल्दी से दोस्तों देखिए सेंटेंस को पढ़िए, बनाइए। माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ आर या इज कमिंग हियर टुडे। तो यहाँ अभी हम लोग सिंपल वे में चल रहे हैं। माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ आर कमिंग हियर टुडे। तो यदि आप रूल्स रटते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। तो रूल्स रटना नहीं है, समझिए। पहला पॉइंट समझिए कि यदि एंड की सहायता से दो नाउन को जोड़ा जाए और दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो दोस्तों वर्ब भी आपका क्या आएगा? प्लुरल आएगा, और उनसे किसी दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। अगला पॉइंट पढ़े कि यदि किसी वाक्य में एंड की सहायता से दो नाउन को जोड़ा गया हो और सिर्फ एक ही नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो वर्ब आएगा आपका सिंगुलर। तीसरा पॉइंट है उसी का, देखने में उसी के जैसा है लेकिन इसमें ट्विस्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका एक सिस्टर बहन और ब्रदर इन लॉ, क्या एक ही व्यक्ति हमारा सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है? इम्पॉसिबल।
तो याद रखिए कि जब किसी वाक्य में एंड की सहायता से यदि हमारे फैमिली मेंबर्स अर्थात रिलेशन डिनोटिंग वर्ड्स को जोड़ा जाए और उनसे दो जेंडर का बोध हो, एक मेल एक फीमेल का बोध हो, तो सिर्फ एक के पहले भी आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनर, आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तब भी हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि इनसे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो रूल्स नहीं रखना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। आने का काम कौन कर रहा है, सिस्टर कर रही है और ब्रदर इन लॉ कर रहे हैं, तो दो आदमी काम कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट हुआ, एंड से जुड़ा, तो आपका वर्ब भी दोस्तों प्लूरल आएगा। इस बात को समझिएगा। इतना याद रखिए कि कुछ भी आपको रटना नहीं है, आप एक कंसेप्ट विकसित कीजिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ के पढ़िएगा उतना ही चीज़ें आपके लिए आसानी होगी। तो इसी पैटर्न पे अगला पॉइंट लीजिए और एक और सवाल आपके लिए है, देखिए और इसको क्लियर कीजिए। योर फादर एंड योर टीचर, चलिए एक सेंटेंस है, योर फादर एंड टीचर इज या आर कार्टोग्राफर। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड भी आया है, कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर मीन्स होता है जो नक्शा बनाता है, मैप बनाता है। तो यहाँ आपके सामने आप देखिए कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये रिलेशन का नाम है, टीचर प्रोफेशन का नाम है, कॉमन नाउन हुआ ना। द नेम ऑफ एनी रिलेशन, प्रोफेशन, एनिमल, थिंग, प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इट डिनोट्स, इसमें एक और भी जोड़ सकते हैं, इट इज द नेम ऑफ it is a name of a kind इससे वन काइंड एक प्रकार के एक ही ग्रुप के लोगों का बोध होता है। एक काइंड, वन काइंड या वन ग्रुप, एक व्यक्ति या एक ही प्रकार के लोगों का बोध होता है। तो योर फादर एंड टीचर, यहां देखिए एक व्यक्ति है, फादर है और टीचर है, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव एक ही है। तो अब आपको देखना है, समझना है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा, क्योंकि हर सेंटेंस में एक ट्विस्ट है। कॉन्शियस होके नहीं देखिएगा, यूट्यूब पे घूमने के लिए आते हैं तो कुछ नहीं सीखिएगा, पढ़ने के लिए आए हैं, अपने एग्जाम के प्रति सीरियस है, एक शिद्दत है आप में कि मुझे परीक्षा पास करना है, तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। योर फादर एंड टीचर, दोस्तों एक ही व्यक्ति हमारा पिता भी हो सकता है और हमारा शिक्षक भी हो सकता है। दोनों का जेंडर एक है, मेल है। अगर यहाँ पे एक मेल एक फीमेल होता तो कहानी अलग होता, अर्थात एक ही व्यक्ति का इसमें बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इज करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ भी हम योर का प्रयोग कर दें तब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर लिखना होगा, वर्ब प्लूरल चाहिए यहाँ पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट भी आपको पहचानना है, प्रेडिकेट भी देखना है और साथ ही साथ वर्ड भी तैयार करना है। कार्टोग्राफर का वर्ड याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इसमें एक आपको वर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे है कि हर फादर एंड मदर, हर फादर एंड मदर इज या आर हेल्पिंग दिस नियोफाइट वर्कर। बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, सिनोनिम्स भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देखिए, यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, जल्दी से बताइए।
दोस्तों आप अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, मुझे भी पता लगेगा कि आप देख रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, आपको कितना समझा पा रहे हैं, मुझे भी अपने टीचिंग का आकलन होगा। तो इसे यदि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसका आंसर ज़रूर ही कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हर एक ही जगह पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है और ये आपका नाउन है। दोस्तों देखिए, फादर एंड मदर नेम ऑफ रिलेशन है, संबंधों के नाम है। यहाँ पे आपका जो जेंडर है मेल है और यहाँ पे क्या है, फीमेल है। तो एक ही व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों नहीं हो सकता है, अर्थात इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दो व्यक्ति आए हैं, तो वर्ब आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा, यहाँ पे होगा आर। हर फादर एंड मदर आर हेल्पिंग, मदद कर रहे हैं दिस नियोफाइट वर्कर। तो नियोफाइट बहुत ही अच्छा आपके लिए वर्ड है। नियोफाइट मीन्स होगा आपका नोविस या इममेच्योर, मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं नौसिखिया बोल सकते हैं। नियोफाइट मीन्स क्या होगा, अकुशल, नौसिखिया। तो वर्ड भी आपको तैयार करना है, नियोफाइट, नोविस, इमेच्योर, ये आपके सिनोनिम्स हुए, इनको अच्छा से तैयार कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ हम चीज़ों को समझ रहे हैं, रूल्स नहीं, हम क्वेश्चन के माध्यम से रूल्स को समझ रहे हैं। एक अलग तरीका है क्वेश्चन को हल करने का, एक अलग अप्रोच है। You and he are my friend। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए और बताइए कि क्या यह सेंटेंस सही है कि कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके परीक्षा में कॉमन एरर भी आएगा, तो आप अच्छा से देखिएगा। तो यू, यह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आता है और ही दूसरे पर्सन व्यक्ति के लिए आता है, यह आपका सेकेंड पर्सन और यह थर्ड पर्सन है। तो एक ही व्यक्ति आपका सेकेंड और थर्ड दोनों तो नहीं हो सकता है, ये दो व्यक्ति होंगे ना, तो वर्ब प्लूरल है, यहाँ सही है, बिल्कुल सही है। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। ये बताइए क्या मेरा सिर्फ आप ही दोस्त है कि वही दोस्त है जो आपके बगल में बैठा है वो भी मेरा दोस्त है? तो जब दो आदमी है दोस्तों, तो यह हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी आएगा प्लूरल। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा आपका प्लूरल। तो हमेशा ही चीज़ों को आपको समझना है। तो चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जो भी रूल्स मिल रहा है ना, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी से संबंधित है, यू और ही इज या आर माई फ्रेंड। जल्दी से लिखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यू और ही क्वेश्चन मार्क यहां पे ले जाइए। यू और ही इज या आर माई फ्रेंड। यू यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भरना है, ऑप्शन है यहाँ पे दे रहे हैं, इज या आर। इज या आर यहाँ पे आपको, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे यू या ही, इसके अनुसार आपको भरना है। तो यदि आप अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा, और मीन्स क्या होता है, या तुम या वह मेरे दोस्त हो, या है तुम या वह मेरा दोस्त है। तो इस दोनों आदमी में एक ही मेरा दोस्त है, दोनों नहीं है, तुम या वह। तो जब एक ही दोस्त है तो इसमें आपको जब और, नॉर, आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए या अलग किया जाए तो उस वाक्य का वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले के अनुसार आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ही है, तो यहाँ पे इज आपका होगा। यहाँ पे सबसे नजदीक आर यू है,
तो यहाँ पे आर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों समझना है कि जब आइदर हो, और हो, नॉर हो, आइदर और हो, और उसकी सहायता से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए या अलग किया जाए तो उस वाक्य का वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले के अनुसार आएगा। यहाँ पे इस वर्ब का जो जगह दिया गया है यह ही से नज़दीक है तो इज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपको वर्ब भरना है तो यहाँ पे यू से जो नज़दीक है वो आपका आर आएगा। इतना आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोस्त आपको तैयारी करना है, आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस है, कितने कॉन्शियस होकर वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, रूल्स रटना नहीं है, आप क्वेश्चंस लिखते चलिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो मेरा प्रयास है कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इंग्लिश ग्रामर की चैप्टर वाइज वो कवर करा दूं, क्लियर करा दूं। तो चलिए अगला है कि नो टीचर एंड फॉलोअर। नो लीडर रखिए, नो लीडर एंड फॉलोअर वाज या वर प्रेजेंट देयर। जल्दी से दोस्तों बताइए कि इज होगा कि यहाँ पे आर होगा। अच्छा से देखिए और बताइए। एक और सेंटेंस है, नो डॉक्टर एंड नो पेशेंट, नो डॉक्टर एंड नो पेशेंट इज या आर हैप्पी। जल्दी से दोस्तों दोनों सेंटेंस को नोट कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। ले जाओ। तो दोस्तों जब अच्छा से आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, सब्जेक्ट को देखिएगा, वर्ब को देखिएगा। यहाँ पे आपका ये रहा सब्जेक्ट, इसी के बात कर रहे हैं, और जब वर्ब जो शुरू होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। तो वर्ब में आपको इसको देखना है कि वाज होगा कि वर होगा। दोस्तों नो मिस क्या होता है? नो मैंने कुछ नहीं, जीरो। तो जब कोई चीज जीरो हो, नहीं हो, तो वर्ब आपका आता है सिंगुलर। यहाँ पे हुआ कि नो लीडर नो फॉलोअर, न तो कोई नेता और न ही कोई अनुयायी वहां पे उपस्थित थे, तो कोई नहीं तो मतलब संख्या जीरो, तो यहाँ पे होगा वाज। इस सेंटेंस में से नो डॉक्टर, न तो कोई डॉक्टर न ही कोई रोगी क्या है, आज खुश हैं। तो यहाँ आपके कुछ कंसेप्ट थे जो आपके सामने आए हैं। हर पॉइंट पे आपका एक रूल्स आ रहा है, उसको अच्छा से समझिए। आप इसमें सब्जेक्ट और नाउन, कॉमन नाउन समझ रहे होंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे जितने भी दोस्तों आ रहा है वो आपका सब कॉमन नाउन है। इसके बाद वाले सेशन में हम जो आपका छोटे छोटे जो नाउन है, लीडर है, इसके स्थान पे हम अच्छे जो स्टैंडर्ड कॉमन नाउन है, वर्ड है, कंपैरेटिव, उनको लाए, उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगला सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड हियर। जल्दी से इसको लिखिए। अगला है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट लंच या ब्रेकफास्ट। दोस्तों यहाँ पे जो नाउन है आपका कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रूल्स को समझाने के लिए लाए हैं, क्योंकि जो हम सिंपल सा रूल्स जो समझ रहे हैं उसमें ये भी हमारा क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड हियर। तो दोस्तों ब्रेड मिस हुआ आपका रोटी, बटर मिस क्या हुआ मक्खन। तो दो चीज हुआ,
सोल्ड हियर, यहाँ पे बेचा जाता है। ब्रेड एंड बटर सोल्ड हियर, ब्रेड और बटर यहाँ पर बेचा जाता है। ई आर एम प्लस वर्ब 3 डैश डैश जाता है, बेचा जाता है। तो दो चीज बेचा जाता है, क्या हुआ आपका आर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर, जो ब्रेड एंड बटर है वो क्या है, मेरा पसंदीदा लंच है या ब्रेकफास्ट है। तो दोस्तों लंच या ब्रेकफास्ट आपका क्या है, मैटेरियल नाउन है ना, तो मैटेरियल नाउन होता है सिंगुलर। तो मैटेरियल नाउन होता है सिंगुलर और ये दोनों मिलकर लंच का काम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको अलग अलग नहीं लिया गया है, यहाँ पे इनको एक ही रूप में लिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर होगा इज। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो दोस्तों आप क्वेश्चन का नंबर कमेंट में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कोई भी दिक्कत आपको हो तो। चलिए एक अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हम कुछ आपके लिए वर्ड्स लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां भी आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। एक है कि अ हैमर एंड अ सीकल। अ हैमर एंड अ सीकल इज या आर यूजफुल थिंग्स। दूसरा है अ हैमर एंड सिकल इज या आर द साइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपके सामने दो सेंटेंस है, बिल्कुल एक जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको सब्जेक्ट का नेचर पहचानना है। अभी आज के सेशन में आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट का नंबर देखे हैं। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही हम दोस्तों वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अ हैमर एंड सिकल, यहाँ पे हैमर मीन्स हथौड़ा, सिकल मीन्स हंसिया। हथौड़ा और हंसिया जो होता है, हंसुआ आप समझते होंगे, वो क्या है, यूजफुल वस्तु है, यूजफुल थिंग है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन जो अगला सेंटेंस है तो यूजफुल है, तो दो चीज हुआ ना दोस्तों, तो दो चीज हुआ, तो यहाँ पे आर आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे है कि अ हैमर एंड अ सिकल इज या आर द सीन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों पार्टी के पहले तो आर्टिकल आएगा, याद रखिएगा, द नेम ऑफ पार्टी, उसके पहले आर्टिकल इज यूज्ड। तो कम्युनिस्ट पार्टी का साइन है, चिन्ह है। तो किसी भी पार्टी का दो चिन्ह नहीं होता है, जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ, ठीक है, और आप पार्टी झाड़ू से काम चल रहा है उसका, ठीक है। तो एक ही वहाँ पे चिन्ह है, तो आपका वर्ब आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे वो दोनों मिलकर, हैमर एंड सिकल मिलकर एक चुनाव चिन्ह की बात हो रहा है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ये आपका है। तो एक और सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरा प्रयास होगा कि मैं उस डाउट्स को क्लियर करूं। और दोस्तों यदि आपको सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा हो, कहीं कोई भी सजेशंस हो आपको मेरे लिए, तो आप आमंत्रित हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इम्प्रूवमेंट हमेशा ही किसी भी व्यक्ति, इंसान, संस्था का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज या आर बीइंग अर्न फॉर माई फैमिली बाई माई ब्रदर। यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, इसको जरूर ही आप बताइएगा। यहाँ
जल्दी से दोस्तों आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे ईज होगा कि आर होगा। हम डाउट्स नहीं रखेंगे, इसको अभी ही बता देते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, हो सकता है कि हम भूल जाएं। ब्रेड एंड बटर, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड मीन्स रोटी, बटर मीन्स मक्खन। तो यहाँ पे अब देखिए कि क्या ये दो चीज़ है कि एक ही चीज़ है। तो देखिए ब्रेड एंड बटर माने रोटी और मक्खन, बीइंग प्लस वर्ब 3 डैश डैश जा रहा, डैश डैश वर्ब 3 मतलब डैश डैश जा रहा है। तो ब्रेड एंड बटर कमाया जा रहा है फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, बाई माई ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा। तो मेरे भाई के द्वारा मेरे परिवार के लिए रोटी और मक्खन नहीं कमाया जाता है, आजीविका कमाया जाता है, लाइवलीहुड कमाया जाता है। अर्थात इस दोनों का हिंदी एक होगा, आजीविका, रोजी रोटी, लाइवलीहुड। तो यहाँ पे वर्ब आएगा आपका सिंगुलर। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो आपका ग्रामर का सेशन है ये बहुत ही आपको पसंद आ रहा होगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मदद कर रहा होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहिएगा, यदि आप अच्छा से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो मैं आपके लिए ग्रामर लिटरेचर का भी एक सेशन शुरू कर दूंगा, जिसमें पूरा तो लिटरेचर कवर नहीं होगा, लेकिन हर चैप्टर का, जैसे आपका एंग्लो सेक्शंस हो या एंग्लो नॉर्मन पीरियड हो या एज ऑफ चौसर हो या द एज ऑफ रिवाइवल हो या एलिजाबेथ हो, कोई भी एज हो, उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब शॉर्ट में जो कवर किया जा सकता है उसको हम कवर करेंगे, यदि आप कमेंट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेंगे। जैसे जैसे आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स तैयारी करते जाएंगे, आपके पास जो शब्द भंडार होगा वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सबसे पहले आप लिखिए बैरोन और बार्न, BARRON, बैरन और BARON। तो दो वर्ड आपके सामने हैं, दोनों में जो अंतर है इसको समझिए। दोस्तों बैरन मीन्स होता है आपका बंजर, बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। और बैरोन होता है यह अमीर आदमी, इसे हम अफ्लुएंट बोल सकते हैं या अपुलेंट बोल सकते हैं। एफ्लुएंट या अपुलेंट, याद रखिएगा, अफ्लुएंट या अपुलेंट इसको हम बोल सकते हैं। तो बैरन मीन्स अमीर आदमी, याद रखिएगा। तो जल्दी से इसको लिखिए और अगला वर्ड हम लेते हैं। अगला दो वर्ड है आपका बास्क और BASQUE। दोनों का ही उच्चारण लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। याद रखिएगा बैरन, BARRON, बैरन मीन्स बंजर, बंजर भूमि जो जगह आता है, और BARON, बैरोन मीन्स होगा आपका अमीर आदमी। उसके लिए अफ्लुएंट या अपुलेंट भी हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों आपका है बास्क। दोस्तों इस वर्ड की हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपके परीक्षा में फिलिंग द ब्लैंक्स हो और इस प्रकार के वर्ड हो, तो उसमें जब तक आपका हिंदी मालूम नहीं होगा शब्दों को, उसका आप बारीकी से नहीं समझे हैं, तब तक आप अच्छे से फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं बना सकते हैं, कॉमन एरर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो अगला है आपका बास्क। तो दोस्तों बास्क में होता है धूप सेंकना। जैसे हम यदि धूप में बैठे हो, बॉडी को सुखा रहे हो ठंडी के दिनों में, तो उससे हम बोलते हैं बास्क। लेकिन ये जो आपका बास्क है, तो ये जो झाड़ीदार बनियाइन होता है, गंजी होता है, तो वो होता है आपका बास्क, झाड़ीदार गंजी। दोस्तों गलती का बहुत सा वर्ड होता है, इसको अच्छा से क्लियर कीजिएगा। बास्क, BASK, बास्क में होता है धूप सेकना, बास्क के होता है एक झाड़ीदार गंजी। कुछ और वर्ड लेते हैं, ये आखिरी वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे इसे गलती का आप सिनोनिम्स भी समझ सकते हैं। एक वर्ड होता है आपका ब्लंडर, ब्लंडर, मिस्टेक, ब्लंडर, मिस्टेक। एक फॉल्ट होता है, FAULT, फॉल्ट, फ्लॉ और वॉइस या सिन। तो यह सब किसी न किसी रूप में गलती के लिए आते हैं।
हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा? गलती। तो ये जो आपका गलती है, जो ब्लंडर है, यह एक बहुत बड़े अति जो आपका गलती होता है उसके लिए करते हैं प्रयोग ब्लंडर का। इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक, मतलब इससे बड़ा कुछ गलती नहीं है। जो मिस्टेक है आपका मिस्टेक, तो काम करने के दौरान यदि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कहीं वर्ड मिस कर गए हो, या कुछ हम समझाने का शुरू किया और बीच में उसको स्किप कर गए, तो काम करने के दौरान जो गलती होता है उसे हम बोलते हैं मिस्टेक। अब दोस्तों ये जो फॉल्ट है, फॉल्ट, तो जब हम अपने कर्तव्य के निर्वाह में गलती होता है, जैसे कोई हमारी नैतिकता है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको नहीं निभा पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। और जो फ्लो है, तो किसी भी चीज़ की जो स्वाभाविक गलती होती है, किसी चीज़ के मतलब निर्माण में जो स्वाभाविक गलती होती है, उसे हम बोलते हैं आपका फ्लॉ। और जो सीन या वॉइस है, ये भी जो होता है, यह मतलब धार्मिक गलती, जो आप पाप सुने होंगे, तो पाप कब आता है? जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसको तौलते हैं, तो धार्मिक गलती होगा तो आपका सीन होगा या वॉइस होगा। तो ये सभी जो आपके वर्ड हैं, ये गलती के लिए आएंगे, तो सिनोनिम्स भी हुए, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग अलग हिंदी बताने से आशा है कि फिलहाल कम से कम आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएं और ये माइंड में मतलब स्मृति चिन्ह बन जाए कि इसके यूज में भी हमको ध्यान देना है जो आगे पढ़ना है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आपके प्रिपरेशन में मददगार होगा। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए